गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। अच्छा, मोशन काफी जाना पहचाना चैप्टर लग रहा है ना, पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी पुरानी बातें याद आ गई। अच्छा, हम लोग मोशन के बारे में पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज हो, है ना, यानी एनी ऑब्जेक्ट, चाहे दैट ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन with respect to another object, यानी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी हो जो अपना पोजीशन चेंज करे, उसे क्या बोलते हैं? मोशन। अच्छा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज करे तो उसे हम लोग मोशन बोलते हैं ना। अच्छा, तो मान लीजिए आपके दो मित्र बस में बैठे हुए हैं, और आप बाहर खड़े हैं। बस आपके सामने स्टार्ट हुआ और बस कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने लगा। तो आपसे पूछा जाए कि बस जो है, बस किस चीज में है, तो आप क्या देखिएगा? पोजीशन चेंज हो रहा है। अब पोजीशन चेंज हो रहा है तो बस तो मोशन में है। अच्छा, आपके फ्रेंड किस चीज में है? अच्छा, आप ये भी बोलिएगा जब मेरा फ्रेंड जो है मेरे रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी वो भी मोशन में है। क्योंकि मोशन का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो तो उसे क्या बोलते हैं? हम क्या समझेंगे? जो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है, वो आदमी जो है, क्या चीज में है? मोशन में है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं आपके अनुसार आपका जो फ्रेंड लोग है मोशन में है, और वो अगर दोनों फ्रेंड के बारे में बात किया जाए, कौन? जो फ्रेंड आपके बस में बैठे हैं वो, अगर वो दोनों फ्रेंड के बारे में बात किया जाए तो वो फ्रेंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या चीज में है? तो क्या बोलिएगा? रेस्ट। क्या बोलिएगा? रेस्ट। क्योंकि सब तो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे बताइए, वो दोनों दोस्त का आपके रेस्पेक्ट में आपसे पूछे कि आपके रेस्पेक्ट में दोनों आपका फ्रेंड जो है किस चीज में है? रेस्ट में है या मोशन में है? तो आप क्या बोले? सर मोशन में है। लेकिन वो दोनों फ्रेंड अपने एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। अच्छा, ठीक, अगर वो दोनों फ्रेंड को बस के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तब क्या होगा? बस के रेस्पेक्ट में वो दोनों फ्रेंड किस चीज में है? तो सर, जहां बस से उसका डिस्टेंस जितना दूरी पे है, बस में जैसे पहले था वैसे अब भी है, पोजीशन चेंज तो हो ही नहीं रहा है, दोनों तो रेस्ट में है। लेकिन आपके रेस्पेक्ट में बस मोशन में हो गया। तो इसलिए मोशन जो है देखने का नजरिया होता है, और देखने के नजरिया से पता चलता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं, जिस दो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो होता है मोशन, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और नहीं तो रेस्ट में होगा। और दूसरी बात, अगर इसको ये बोला जाए, अगर पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, पूरे यूनिवर्स की बात की जाए, तो पूरे यूनिवर्स में all objects and all body are in motion,
विथ ईच अदर, यानी पूरे ब्रह्मांड में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट बोले सर, फिर बॉडी बोले, अरे ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग और बॉडी मतलब लिविंग थिंग। दुनिया में दो ही प्रकार का लोग है जी, एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं और लिविंग थिंग को बॉडी से डिनोट कर रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में पूरे के पूरे लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हैं। अच्छा, एक बच्चा का क्वेश्चन है, सर अगर हम मून से देखें, मून पे हैं, आप अर्थ पे हैं, तो हम लोग का तो पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है। तो कैसे आप रेस्ट में हैं, कैसे हम मोशन में हैं, कैसे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है? अर्थ भी जो है वो तो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है ना जी। और रोटेट होने के कारण आपका पोजीशन चेंज होगा कि नहीं? यानी पूरे ब्रह्मांड में जो है सारे के सारे वस्तु, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, सारे के सारे बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है। अच्छा, तो मोशन में कुछ हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी फैक्टर्स से पूरा का पूरा क्लास 9 का मोशन चैप्टर बना हुआ है। यानी इसी फैक्टर पे पूरा का पूरा मोशन चैप्टर आधारित है। यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर जो है, फैक्टर के बारे में देखते हैं। फैक्टर्स जो है, सबसे पहला फैक्टर पोजीशन होता है। जैसे पोजीशन के बारे में भी चर्चा किए थे हम लोग। उसके बाद जो होता है टाइम, उसके बाद मान लेते हैं तीसरा जो है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, अगला जो है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। स्पीड को एस से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को डी से, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और यही फैक्टर, इसी फैक्टर पे पूरा का पूरा मोशन चैप्टर टिका हुआ है। यानी इसी फैक्टर्स को अगर हम लोग पढ़ लें तो पूरा का पूरा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब अगला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? तो रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, तो क्या बोलिएगा? बिहार। तो बिहार में कहाँ? तो बेतिया। तो बेतिया है कहाँ? बिहार में। यानी आपका रेफरेंस पॉइंट जो हुआ, क्या हुआ? बिहार। यानी आपको ढूंढना होगा तो ढूंढने से पहले सबसे पहले बिहार के अंदर एंट्री करना होगा। उसके बाद अगर बेतिया में हम पहुंच गए, बेतिया में अगर हम पहुंच गए तो बोलेंगे बेतिया में किधर आना है? तो क्या बोलिएगा? बेतिया में स्टेशन चौक के पास। बेतिया में स्टेशन चौक के पास। अच्छा, तो यहां पे अपना एग्जैक्ट लोकेशन किसके पास बता रहे हैं? स्टेशन चौक के पास।
यानी आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, तो स्टेशन। हम वहां स्टेशन पे भी आ गए तो क्या बोलिएगा, स्टेशन के सामने जस्ट मंदिर है और मंदिर से दूसरा नंबर घर जो है मेरा है। तो किसके रिस्पेक्ट में अपना घर बताएं, मंदिर के रिस्पेक्ट में ना, यानी हमारा जो आपका जो घर है, आपका जो घर है मंदिर के रिस्पेक्ट में आप बताएं अपना लोकेशन, यानी आपका रेफरेंस पॉइंट जो हुआ क्या हुआ, मंदिर। अगर वैसे रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं होता तो हम पूछते घर कहाँ है, बिहार। तो बिहार में कहाँ, तो बेतिया। अब बेतिया में ढूंढते रहते कि नहीं घर है, लेकिन बेतिया में आप क्या बोले, स्टेशन चौक के पास मंदिर है और मंदिर के दूसरा नंबर आगे वाला घर मेरा है। आया समझ में, यानी रेफरेंस पॉइंट का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए। जैसे अगर ऐसे नॉर्मली आपसे अगर आपका फ्रेंड पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो क्या बताइएगा, पीपल चौक। पीपल चौक के जस्ट सामने वाला जो घर है मेरा घर है। तो किसके रिस्पेक्ट में बताएं, अरे किसके रिस्पेक्ट में, तो पीपल चौक के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन जो हुआ पीपल चौक था, यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट जो था क्या था, पीपल चौक था। कोई दिक्कत आया समझ में, क्लियर है। अगर पीपल चौक के आप सामने घर बताए हैं तो हम जस्ट एग्जैक्ट सामने घर दिखे, पीला कलर वाला आपका था, मिल गया। लेकिन अगर वही पीपल चौक के अगल बगल में होता तो कैसे पता चलता, कैसे पता चलता, तो आप क्या बोलते, सब पीपल चौक पे आने के बाद वहां पे पीपल चौक से सटे हुए तीसरे नंबर वाला जो रेड वाला जो घर है वो मेरा घर है। अब उसी रेड वाला घर में आना है तो हम तीसरा नंबर वाला डायरेक्ट घर में जाके एंट्री लेंगे। लेकिन अगर वही आप नहीं बताए होते तो पीपल चौक पे एक ही को घर थोड़ी है जी, कहां कहां ढूंढते कि नहीं ढूंढते। अगर मान लीजिए हम स्टेशन चौक पे आ गए और स्टेशन चौक पे आने के बाद आप बोले सर मेरा घर स्टेशन चौक से 1 किलोमीटर दूरी पे, अरे किधर है 1 किलोमीटर दूरी पे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। कहाँ ढूंढेंगे एक घर को, 1 किलोमीटर की तो दूरी पे बहुत सारा घर है, ढूंढते ढूंढते तो थक जाएंगे। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन प्राप्त करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पता करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन का जरूरी होता है। आया समझ में। अब वही हम लोग रेफरेंस पॉइंट को बोले हैं, रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जो होता है एक क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। और उसी फिक्स्ड पॉइंट से हम क्या करते हैं, अपना एड्रेस को लोकेट करते हैं। जैसे अरे नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर कहाँ मिलता है, पढ़ना है ना 9th में रियल नंबर। तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर कहाँ मिलता है, क्या बताइएगा। तो सर 0 के राइट साइड में जाइएगा, सारा पॉजिटिव नंबर उधर मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में बताए, किसके रेस्पेक्ट में बताए, तो 0। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, तो 0। आया समझ में। यानी रेफरेंस पॉइंट जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसको हम लाइन पे, लाइन मतलब नंबर लाइन मतलब एक ही 1D फिगर होता है नंबर लाइन, बिकॉज इट हैव ओनली लेंथ, इट हैज ओनली लेंथ, इसके पास केवल लेंथ होता है। और जिसके पास केवल एक डायमेंशन उसको 1D बोलेंगे। तो दैट कंसीडर्ड इन लाइन, सरफेस, स्पेस,
so that motion can be described easily by locating the position of object। आया समझ में? यानी रेफरेंस पॉइंट जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम लाइन पे, सरफेस पे या स्पेस पे रेफरेंस पॉइंट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कीजिए। अगला जो है हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ते हैं जब मोशन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट और मोशन के बीच का डिफरेंस। रेस्ट और मोशन के बीच का डिफरेंस इधर क्या लिख देते हैं मोशन, इधर क्या लिख देते हैं रेस्ट। मोशन में क्या जानते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। यानी दैट ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट का ही पोजीशन चेंज थोड़ी होता है, बॉडी का भी तो हो सकता है ना, तो स्लैश देकर बॉडी भी लिख देते हैं। दैट ऑब्जेक्ट स्लैश बॉडी which change their position with respect to time, अच्छा ये बताइए कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा तो बिना टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो पाएगा जी? अरे हो पाएगा। इसलिए कोई भी रेस्ट होता है, कोई भी मोशन होता है या कोई भी काम होता है समय के रेस्पेक्ट में ही होता है। तो इसलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करे उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो तो क्या होगा? तो रेस्ट होगा। इसके बारे में करते हैं तो क्या होगा? दैट ऑब्जेक्ट which does not change their position with respect to टाइम। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रेस्ट। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो टाइम के अनुसार उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अगला हम लोग को पढ़ना है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशन के बारे में, पैरामीटर्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। और पैरामीटर्स ऑफ मोशन के मतलब क्या होता है? जो मोशन का मेजरमेंट बताए, जो मोशन को मेजर करे। अच्छा ये बताइए आप लोग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर बोला जाए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका मेजर नापेगा कौन? उसका मेजर नापेंगे तो कैसे नापेंगे? तो उसी के बारे में पढ़ना है। और उसको नापते हैं, पहला जो है या तो डिस्टेंस में नापेंगे
या तो डिस्प्लेसमेंट में नापेंगे। अच्छा, आप लोग तो बोलिएगा सर डिस्टेंस का तो नाम सुने हैं, डिस्टेंस को जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम बताएंगे आपको। देखिए डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। यानी किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड किया जाए उसी को तो डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी भी बॉडी के द्वारा अगर शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल हुआ हो या ट्रेवल हो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों को जब फैक्टर के बारे में बताए थे तो फैक्टर में हम क्या बताए थे, डिस्टेंस जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ई जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अब कैसे होता है, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो आप लोग को बताएंगे। डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है, हम जब स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, यानी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। अच्छा सर, ये तो आप बता दिए जो कोई भी बॉडी अगर एक्चुअल लेंथ कवर करे, एक्चुअल डिस्टेंस कवर करे उसको डिस्टेंस बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करे उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, तो एक एग्जांपल आप ही पे देते हैं, बचपना याद कीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको हम क्या बोले, जो यहां से घर जाइए और एक बोतल मेरे लिए पानी लेकर आइए। तो मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं और यहाँ से घर पे जाना है। कहाँ जाना है, घर पे। तो मान लेते हैं आपका घर यहाँ पे। तो आप गए तो क्या सोचे, अरे पॉकेट में पैसा है, चलते हैं कुछ खरीद लेंगे, आप खा लेंगे, है ना। तो मान लेते मेरा एक दुकान है आपका, है ना। ये नहीं मान के इसको मान लेते हैं दुकान है। तो यहां से हम तो आपको क्या भेजे, घर। लेकिन आप क्या किए, यहां से दुकान में गए और सामान खरीदे और फिर यहां से खाते हुए घर चल दिए। तो मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट जो था क्या था, ये वाला ऑब्जेक्ट था, यानी हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है। अब गए कहां, तो घर के पास ना, यानी फाइनल ऑब्जेक्ट क्या हुआ, घर। तो यहां से स्ट्रेट लाइन से घर को जोड़ दीजिए और यही डिस्टेंस जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो कौन है, अरे घरे ना है। लेकिन अगर वही एक्चुअल डिस्टेंस बोला जाए तो आप पहले यहां से यहां पे गए हैं और फिर यहां से यहां पे गए हैं।
तो ई क्या हो गया आपका, जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड किए वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। आया समझ में कि नहीं आया, आया। अच्छा, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप घर से आ रहे हैं, मान लेते हैं अब घर से एक बोतल पानी लेकर आए, घर से एक बोतल पानी लेकर आए मेरे लिए, वहां से रिटर्न होते अब जा रहे हैं। तो आप जो सामान खरीद के खाते जा रहे थे काफी टेस्टी था, तो टेस्टी था तो क्या कीजिएगा, पैसा तो बचा है, चलते हैं फिर खरीद के खा लेते हैं। एक हाथ में बोतल ले लिए, झुलाते चल दिए। तो घर से कहाँ पहुंचे, दुकान। और दुकान में आए तो एक पॉकेट नहीं खरीदते, 2 पॉकेट खरीद लिए, टेस्टी था खा लेते। अब सोच रहे थे भाई यहाँ से डायरेक्ट हम सर के पास जाएंगे, सर के पास तो कुछ और बच्चा है सब, आपको सबको भी खिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलते हैं ई वाला रास्ता अपना लेते हैं और इसे चल देते हैं। यानी मान लेते यहाँ से आपका दुकान का जो दूरी था 100 मीटर था, और दुकान से जो मेरे यहाँ का जो दूरी था 50 मीटर था। लेकिन आप क्या किए, घर से दुकान आए और दुकान से 50 मीटर वाला डिस्टेंस नहीं पकड़ के 200 मीटर वाला डिस्टेंस पकड़ लिए। 200 मीटर वाला डिस्टेंस पकड़ लिए। 200 मीटर वाला डिस्टेंस पकड़ने का रीजन क्या था, अरे सर के पास पहुंचेंगे तब तक खत्म हो जाएगा और किसी को देना नहीं पड़ेगा। बात से ये भी नहीं है, अरे बचपन में ऐसा लोग सोचता है। अब बताइए आप निकले कहां से, घर से आए कहां, मेरे पास। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इनिशियल और फाइनल को जोड़ दीजिए। यहां से चले यहां पे आए और इसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसी लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितना कवर किए, तो पहले यहां से 100 मीटर आए, यहां से 100 मीटर आए और 100 मीटर ई हुआ और 200 मीटर ई ट्रेवल किए। टोटल कितना हो गया, 300 मीटर, क्योंकि ई लेंथ जो है आपके द्वारा ट्रेवल किया गया है, आपके द्वारा कवर्ड किया गया है। यानी आपका जो डिस्टेंस था कितना हो गया, 300 मीटर। और घर से मेरे यहाँ का जो डिस्टेंस था मान लेते हैं 100 और 50 कितना होगा, 150। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में जोड़िएगा तो कहीं 100 मीटर ही हो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, 100 मीटर। आया समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट यह कहता है कि आप निकले कहां से काम करने और गए कहां पे। जहां से निकले उसको लीजिए और जहां पे गए उसको लीजिए और दोनों को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दीजिए। जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलिए। लेकिन डिस्टेंस क्या कहता है, आपको यहां से आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, आपको यहां से यहां आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, यही कहता है डिस्टेंस। आया समझ में। यानी जो एक्चुअल लेंथ आपके द्वारा कवर्ड हुआ है उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, जो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में कि नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर है। यानी एक बात और समझिएगा, डिस्टेंस को नापने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए किसी भी प्रकार का डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। डिस्टेंस को नापने के लिए किसी भी प्रकार का डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए एक ही डायरेक्शन चाहिए, कैसा? तो इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, वैसा। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले इसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मिस हो गया है। तो इसको पढ़ने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है? तो स्केलर के पास जो होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम नाप सके, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम नाप सके उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी जिसको नापा जा सके। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है इसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, इसको भी हम लोग नाप सकते हैं ना? अच्छा, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होता है, यानी इसको नापेंगे लेकिन कैसे? तो डायरेक्शन में। आया समझ में? यानी वेक्टर क्वांटिटी को नापने के लिए डायरेक्शन का जरूरत होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को नापने के लिए किसी भी प्रकार का डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। आया समझ में? इसलिए बोले थे डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसको नापने के लिए किसी भी प्रकार का डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी जो बताए थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको नापते हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक ही डायरेक्शन में नापेंगे, इसलिए उसमें डायरेक्शन आ जाता है और डायरेक्शन आने के कारण वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, स्केलर क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? तो टाइम बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में लिखना हो तो एग्जाम्पल में स्केलर क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है? तो टाइम, किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। डिस्टेंस, किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। एनर्जी, डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। स्पीड, डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी नाप सकते हैं। अच्छा, वर्क डन, कितना काम किए उसको भी बिना डायरेक्शन का नाप सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसमें जो होता है, इसमें पहला होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप लोग अभी जस्ट पढ़ाए हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो होता है वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी को भी नापने के लिए डायरेक्शन का जरूरत होता है। कैसे होता है आप लोग को अभी बताने वाले हैं। वेलोसिटी के बाद जो होता है फोर्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जैसे आप लोग पढ़िएगा पता चल जाएगा। अरे फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है,
आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, दाएं लग रहा है, बाएं लग रहा है, फोर्स से ही पता चलेगा। तो बिना पता किए कैसे पता चलेगा फोर्स कैसे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगला जो होता है मोमेंटम, कोई दिक्कत आया समझ में, क्लियर है। अब देखिए अगर स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो, आप तो बोलिएगा सर आप तो इसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, केवल बता दिए हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी में सर आप बताए हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अगर स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखेंगे? दैट फिजिकल क्वांटिटी, क्या है कि यहीं से निकला है ये, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में? लेकिन अगर इसको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? तो दैट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये भी यहीं से निकला है, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी दो, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? यानी स्केलर का लिखना हो तो दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर को लिखना हो तो दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, लेकिन अगर कोई बोल दिया फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो स्केलर और वेक्टर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दोनों को मिला दिया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। अरे नहीं बोल सकते हैं जी। देखिए मैथ भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, मैथ में फिजिक्स का भी बात करेंगे, फिजिक्स में मैथ का भी बात करेंगे, जैसे समझ में आ जाए। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर होता हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके प्लीज बताएं हमको, क्योंकि हम इस क्षेत्र में नए हैं, मतलब वीडियो बनाने के क्षेत्र में नए हैं, तो थोड़ा आप लोग का सहयोग की जरूरत है हमको, है ना। तो इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, चलते हैं आगे। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। हम अभी सोल्व करते हैं। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होबे करेगा, हमको लिख कर बताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी समस्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यानी कोई फार्मर जो है मूव कर रहा है कहाँ, द बाउंड्री यानी स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के अलोंग में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑफ साइड 10 मीटर, यानी साइड जो है इस स्क्वायर फील्ड का 10 मीटर है। सब किसी को पता है स्क्वायर का चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। मान लेते हैं हमारा स्क्वायर फील्ड जो है ए बी सी डी है। इन 40 सेकेंड अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी एक स्क्वायर फील्ड के साइड्स के अलोंग जो है एक फार्मर जो है 40 सेकेंड्स में क्या कर लेता है,
एक चक्कर लगा ले रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उस फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके इनिशियल पोजीशन से, यानी मान लीजिए वो कहीं किसी एक पॉइंट से क्या किया, चलना शुरू किया, यानी मान लेते हैं हम यहां से चलना शुरू किया, अरे बुरा नहीं मानिएगा, आप यहां से भी मान सकते हैं, लड़की सब यहां से मान के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां से मानते, तो यहां से एक चक्कर लगाने कितना समय में लगाता है जी, 40 सेकंड में। अब कितना समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड ऐड करेंगे, कितना होगा 140 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अब बताइए, वो यहां से चलना शुरू किया, 40 सेकेंड के बाद फिर यहीं पे आएगा एक चक्कर कंप्लीट, फिर अगला 40 सेकेंड के बाद दूसरा चक्कर, यानी यहीं पे आएगा 80 सेकेंड, 80 सेकेंड में 2 चक्कर लगा लिया, अगला 40 सेकेंड में फिर यहां से यहीं पे आने वाला है, यानी 3 राउंड में 40 तिया 120 सेकेंड लगा रहा है। 120 सेकेंड में जहां पे था 3 राउंड लगाने के बाद वहीं पे आ गया। अब बचा कितना सेकेंड, तो 20 सेकेंड और बचा, तो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 40 सेकेंड मतलब 4 को साइड के चारों तरफ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 सेकेंड में ये वो साइड पे चल रहा है, 20 सेकेंड पे यहाँ पे आया, 30 पे यहाँ आया, 40 पे यहाँ पे आ गया, तो यानी 20 सेकेंड और बचा। 20 सेकेंड के बाद यहाँ से अपने पोजीशन से कहाँ जाएगा, यानी जहां पे था 120 सेकेंड के बाद 3 राउंड लगाने के बाद वो वहीं पे है, और अगला 20 सेकेंड में 10 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर करेगा, अगला 10 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ए से बी गया और बी से सी गया, यानी यहां से चलना शुरू किया, यानी उसका इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए हो गया। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, पॉइंट सी हो गया, यानी ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट पता करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको। और डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग क्या जानते हैं, अरे चला कहां से आ गया कहां पे, तो भाई शुरू तो यहां से ना किया था, इनिशियल यहाँ पे ना दिख रहा है, फाइनल ई ना है, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ देते हैं। अब बताइए, ए बी सी एक ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर हमको AC का लेंथ पता चल जाए तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो AC का लेंथ पता कैसे चलेगा, तो ABC एक ट्रायंगल दिख रहा है और ABCD एक स्क्वायर है, और जब ABCD एक स्क्वायर है तो चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है ना, चारों एंगल यानी 90 डिग्री बन रहा है। अगर इसको 90 डिग्री समझिएगा तो परपेंडिकुलर जिसपे खड़ा है वो बेस, और दोनों को जो ज्वाइन करा रहा है वो क्या बन गया, हाइपोटेनस।
यानी हाइपोटेनस मतलब एच स्क्वायर बोलेंगे, एच स्क्वायर मतलब AC। अगर AC निकल गया तो AC पता चल गया तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि पता है ना होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी AC पता करना है। अब स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट। तो रूट बना देते हैं। AB का वैल्यू कितना है तो 10 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है तो 10 का स्क्वायर। अब इधर देखते हैं AC बराबर रूट अंडर 10 का स्क्वायर मतलब 100 और रूट अंडर 10 का स्क्वायर मतलब 100। AC बराबर रूट अंडर 100 कितना हो गया जी 200। तो AC को हम लोग चाहे तो रूट के अंदर 2 गुने 100 भी लिख सकते हैं। और 100 जो है अपने आप में 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 10 को बाहर निकाल दें, अरे निकाल दें तो AC बराबर क्या होने वाला है 10, रूट के अंदर क्या बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा 10 रूट 2। अब डिस्टेंस जो है लेंथ नहीं ना दिया है, मीटर दिया है, तो EB क्या हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर। यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितना हुआ 10 रूट 2 मीटर। कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज कीजिए और इसको तुरंत सोल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कहां गया A से B। अच्छा तो आपको तो सर्कल के बारे में पढ़े ही होंगे, पढ़े है ना जी। A से B का डिस्टेंस दिया। अच्छा मतलब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यानी सर्कल के पेरीमीटर पे घूम रहा है, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है और इसको पता करना है। तो अच्छा अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। A से B का जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है और A से B का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो अगर A से B का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग जानते क्या है, स्ट्रेट लाइन में इसको जोड़ देना और AB का लेंथ निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस निकालना हो तो इस AB का यानी सर्कल के सरकमफेरेंस का पार्ट को निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। अरे तो निकलेगा कोई सही ना निकालिए सर, निकालते हैं। तो डिस्टेंस बराबर सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है, यानी सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई r। अच्छा ये बताइए सर्कल का जो है 1 2 3 4 टोटल कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। अब सरकमफेरेंस मतलब टोटल बाउंड्री का मतलब होता है सरकमफेरेंस, लेकिन वो 4 पार्ट में से एक ही पार्ट पे ना घूम रहा है जी, एक ही पार्ट पे ना घूम रहा है। तो टोटल सरकमफेरेंस में 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी पाई r अपॉन 2 जो हुआ इसका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। अच्छा
अब पता करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। अब पता करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब ये बताइए इस पॉइंट से यानी इस पॉइंट ओ से बी को क्या बोलेंगे? सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट के बीच को डिस्टेंस को रेडियस, सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस। अच्छा ये दोनों रेडियस है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अब बताइए ये परपेंडिकुलर तो ये क्या बेस जो दोनों को ज्वाइन करे वो क्या हाइपोटेनस। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए बी निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। ए बी निकालना होगा तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? रूट अंडर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है तो r का स्क्वायर, बेस कितना है r का स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर मिलके कितना बना 2r स्क्वायर। r जो है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, बाहर निकलेगा r रूट अंडर 2 हो जाएगा। यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हुआ r रूट अंडर 2। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं सेकंड नंबर। A से B गया, B से C गया, इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस। यानी यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, यानी इस सर्कल का हाफ डिस्टेंस कवर किया। 4 पार्ट में बटा हुआ है, यानी 2 डिस्टेंस 2 पार्ट जो है क्या कर लिया कवर कर लिया। यानी AC का डिस्टेंस निकालना है। सर्कल के यानी सेमी यानी हाफ पेरीमीटर है कि नहीं है? सेमी सर्कल बोलते हैं उसको। डिस्टेंस बराबर क्या होने वाला है? AC है ना। AC बराबर तो सरकमफेरेंस का टोटल सरकमफेरेंस का यानी 2 पाई r का कितना पार्ट कवर कर रहा है? एक और एक 2 पार्ट। काट दीजिए, डिस्टेंस क्या कवर करेगा तो पाई r। और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहां से यहां आया और यहां से यहां आ गया, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन में जोड़ दीजिए, बड़ा आसान है। r 2r। अरे नहीं होगा, अरे इनिशियल से फाइनल को जोड़ दीजिए, क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल, ये ना है जी। तो एक डायमीटर में को रेडियस तो 2, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा? यानी r प्लस r बराबर 2r इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट कीजिए। थर्ड नंबर। A से B, B से C, C से D। अब देखिए A से कहां आया? B, B से C, C से D, यानी इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सर्कल के टोटल सरकमफेरेंस का पहला दूसरा तीसरा यानी 3 पार्ट कवर कर लिया है। यानी सर्कल के टोटल सरकमफेरेंस अपॉन 3, ये ना होगा जी। टोटल सर्कल के सरकमफेरेंस के 3 गो पार्ट को कवर कर लिया है, यानी सरकमफेरेंस अपॉन 3। अरे 3 होगा कहता 3 होने वाला है जी। अरे इसका तो 3 पार्ट कवर कर लिया है, इसका 3 पार्ट कवर कर लिया है। कितना पार्ट में? तो 4 पार्ट में। सर्कल के टोटल सरकमफेरेंस का 1 2 3 पार्ट कवर किया। टोटल कितना पार्ट में? तो 4 पार्ट में। अब बनाइए
अब ना बनाइए, क्या होगा 3/2 पाई आर। आया समझ में? नहीं आया। अगला क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन इज दिस एंड फाइनल पोजीशन इज दिस, कि दैट नहीं दिस। अच्छा, यहां से शुरू किया, ऐसे होते 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 यहां पे आ गया, यानी यहां से यहां को, अरे इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एडी का लेंथ पता करना होगा। अब देखिए एडीओ एक ट्रायंगल बना रहा है या नहीं, एडीओ एक ट्रायंगल बना रहा है या नहीं, तो इन ट्रायंगल क्या बोलेंगे? एडीओ। एडी का लेंथ पता करना है तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। आया समझ में? तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा? रूट एओ जो है क्या है? आर का स्क्वायर, ओडी है जो क्या है? आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब एडी बराबर क्या होने वाला है? आर स्क्वायर मिलकर 2r स्क्वायर। अब एडी बराबर क्या होगा? आर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बाहर निकलेगा यानी 2 स्क्वायर तो कूदे है, बाहर निकलेगा यानी आर रूट 2। और ई जो है हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। कहां से कहां तक का? तो ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए SW रहेगा और आपको कल करके आना होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आकाश सर मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।